गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के प्रथम अध्याय इस जल प्रलय में का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी ने ऋण जल धन जल नाम से सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत ही मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इसमें उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। कठिन प्राकृतिक आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु जी ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, तूफान हो, भूकंप हो, सूखा हो, इन विपदाओं की विभीषिका को आजकल कोविड-19 कोरोना के लॉकडाउन काल में हम सब भली भांति महसूस कर सकते हैं। जब परिस्थितियाँ मनुष्य के वश में ना हो, तब कैसा महसूस करते हैं, इस बात को हम भली भांति समझ पा रहे हैं। इस पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना नहीं आता था। वह 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहा है। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, रिलीफ वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत कार्य किया और बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उन्होंने सन 1947 में जय गंगा नाम से, 1948 में हड्डियों का पुल नाम से रिपोर्टाज लिखे। गांव में रहकर उन्होंने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को जो उन्होंने देखा और भोगा, वो भी आम आदमी की तरह, यह अनुभव उन्हें पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त हुआ था। इससे पहले बचपन में बालक के रूप में इतनी चिंता नहीं हुई थी, ना अपने घर परिवार, ना अपने प्राणों की, जो अब बड़े होने के बाद उन्होंने स्वयं बाढ़ को भोगा, भुक्तभोगी बनकर, तब उन्होंने उस विभीषिका की आपदा को महसूस किया था। 1947 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार बारिश हुई, जिससे पटना का पश्चिमी इलाका जलमग्न हो गया। इस वर्षा से गंगा नदी की सहायक नदी पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये वहाँ के जो लोकल एरिया थे, उन निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोस्ट जैसी दैनिक उपयोग वाली और आवश्यक वस्तुएं एकत्र करने लगे। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जैसा हम सब लोगों ने किया था, राशन का सामान, दवाइयाँ आदि आवश्यक सामग्री हम लोगों ने भी इकट्ठी की थी। ऐसे ही बाढ़ का पानी जब शहर में बढ़ता जा रहा था, सुबह तक वहाँ के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास दोपहर तक जलमग्न हो गए थे। लेखक बाढ़ का आकलन करने अपने मित्रों के साथ बाढ़ की विभीषिका देखने निकल पड़े और तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देखकर लेखक डर गए। उन्होंने अपने मित्रों को आगे बढ़ने से रोका। मृत्यु के तरल दूत को आता देखकर लेखक ने उसे दूर से प्रणाम किया और वापस मुड़ गए। ये सब देखना उनके लिए नया अनुभव था। इतने करीब से बाढ़ को देखना उनके लिए नया अनुभव था। रेडियो, जनसंपर्क विभाग की गाड़ियाँ लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की जल्दी में ट्रक,
टमटम, टेम्पो, रिक्शों, जो भी गाड़ियाँ मिल रही थी उन पर अपना ज़रूरी सामान लादे चले जा रहे थे। जो लोग निचले इलाकों में रह रहे थे वो सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी में लगे थे। जिस प्रकार आज हम सब लॉकडाउन के दौरान सरकार की सूचनाओं, इसके अलावा टीवी पर आने वाले विभिन्न विज्ञापनों में देखते हैं कि हमें किस प्रकार अपने आप को दूर रखना है दूसरे लोगों से। जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आने से हमें बचना है। इन सब बातों का ख्याल रखने को कहा जाता है। सरकार द्वारा, जनसंपर्क विभाग द्वारा लोगों को जागृत और सूचित किया जाता है। समय समय पर उन्हें बताया जाता है कि उनकी सुरक्षा किस प्रकार उनके हाथों में है। ऐसे ही लेखक भी मैगज़ीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं और राशन की दुकान से ज़रूरी सामान खरीदकर वापस आ गया। वह अपने रहवासी क्षेत्र राजेंद्र नगर आया ही था कि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी यादों में खो जाता है। जब वो बॉय स्काउट था, रिलीफ वर्कर की हैसियत से लोगों की मदद करता था, उन यादों में खो जाता है जब उसने लोगों को बहुत बुरे हालातों से बचाने की कोशिश की थी। कहीं बच्चा डूब रहा है, कहीं घर बह गए, कहीं पशु बह गए। 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की यात्रा और 1937 में सिमर बनी शंकरपुर की बाढ़ तथा 1967 में पुनपुन नदी के पानी के राजेंद्र नगर की गलियों में घुसने से उत्पन्न स्थितियाँ एक एक कर उनके स्मृति पटल पर, उनके मानस पटल पर बार बार उभरने लगी। तब क्या हुआ था, कैसे हालात थे, क्या अब भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्या हम भी विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बार बार इन डरावने विचारों से लेखक अपने को दूर कर रहा था, लेकिन फिर रह कर बारिश के पानी को, बाढ़ के पानी को, उसकी सूचना को सुनकर लेखक का मन घबरा रहा था। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रात जगा करते रहे, रात भर इंतज़ार करते रहे कि अचानक बाढ़ के पानी का बहाव ना आ जाए और हम लोग सचेत ना रह पाए तो कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए लोग रात भर जागते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक उठे शोर से लेखक की नींद टूट गई। चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिमी दिशा में थाने के सामने मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग भरे पानी आ रहा है। लेखक छत पर चला गया। वो सोचने लगा, यदि उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर देता, पर वो उसके पास उस समय उपलब्ध नहीं थे। वो लिख भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी कलम खो गई थी। फिर लेखक यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि बुरी यादों को क्यों याद रखना, अच्छा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा हुआ कि ना मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, ना ही मेरे पास पेन है। तो बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की विभीषिका को अपने जो अनुभव हुए थे हमारे साथ साझा करने का प्रयत्न किया है कि कुदरत की शक्ति के सामने इंसान कितना बौना है और उसके हाथ में जब कुछ नहीं बचता है, जब परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो विवश होकर देखने के बजाय उसके पास और करने को कुछ होता भी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की खबरों के दौरान हम इस अध्याय को और अपने अंतरतम तक, भीतर तक महसूस कर पा रहे हैं कि जब भी कोई विभीषिका आती है, जब भी कोई आपदा आती है, तो हमें कैसा महसूस होता है। जब हम सब सुख से अपने घरों में रह रहे होते हैं और कहीं दूर बाढ़, भूकंप या सूखा या अकाल पड़ता है, तो क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग कैसे हालात में होंगे, हमें उन लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या हम सशक्त और
सक्षम कदम उठाते हैं ऐसे लोगों की मदद के लिए? यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है। इसके पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा आंचलिक भाषा है। ग्रामीण और क्षेत्रीय बोलियों के शब्द इनकी भाषा में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ लिख दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसका अर्थ बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी शब्दों को और इनके हल को अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी हल करके अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें और ध्यान रखें कि अपना लिखित कार्य आप स्वच्छता और सुंदरता से करें। पाठ के पूरे अध्ययन के लिए आप NCERT की ई-बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पूरे अध्याय को पढ़कर उसकी वर्ण्य वस्तु, विषय वस्तु को भली भांति आत्मसात करते हुए समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों, आज का अध्याय यहीं पूरा होता है। फिर मिलते हैं।